मैं केएल शर्मा आज आपके सामने क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण का द्वितीय भाग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बच्चों, इससे पहले आपने अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ा, उसके बारे में जाना, उनके भौतिक गुण और उनके रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। अब आगे बढ़ने से पहले हम अम्ल, क्षार और लवण के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, ताकि जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं उसको और अच्छी तरीके से समझ सकें। तो बच्चों, आपने बताया था कि अम्ल, सबसे पहले अम्ल की बात करेंगे। अम्ल वे यौगिक होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, पहली चीज़ आपने बताई। क्षारों के बारे में आपने कहा कि क्षार वे यौगिक होते हैं जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। और तीसरी चीज़ आपने लवण के बारे में आपने सीखा कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। दूसरी चीज़ आपने देखा कि जो अम्ल हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जो क्षार हैं वे लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, और जो लवण थे उन पर लिटमस पेपर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब लिटमस पेपर का रंग अपरिवर्तित रहता है। और अगली चीज़ आपने पढ़ी थी कि अम्लों का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है, क्षार का जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है, और जो लवण होते हैं उनका pH मान 7 या फिर हम कहें कि लवण उदासीन होते हैं। तो बच्चों, आज हम इससे आगे के टॉपिक आगे बढ़ते हैं अम्ल, क्षार और लवण के बाद, और अब हम पढ़ेंगे आप pH स्केल के बारे में। देखिए बच्चों, pH स्केल, अभी हमने आपसे pH वैल्यू के बारे में बात की थी, अब हमें pH स्केल के बारे में पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ हम आपको बताएं कि ये जो pH स्केल है इसकी खोज एक जर्मन वैज्ञानिक सोरेनसन थे। इन्होंने सन 1909 में pH स्केल की खोज की थी। ठीक है, जर्मन वैज्ञानिक सोरेनसन ने सन 1909 में pH स्केल को प्रस्तुत किया। तो pH स्केल क्या है बच्चों? जब किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल को विकसित किया गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? pH स्केल कहते हैं। ठीक है, pH ये जो है, ये में जो P है वो जर्मन भाषा के शब्द पोटेंज या फिर पुषांश भी इसको कहा जाता है, इससे लिया गया है। और P का मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या होता है? पावर। पावर का मतलब ताकत, शक्ति, एक तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो pH में P का मतलब क्या होता है? पावर होता है। और जो H होता है, H का मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयन। तो इट मीन्स अगर हम pH को हम डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक बच्चों, तो ये हो गया आपकी pH स्केल। ये आपका pH स्केल आप नीचे देख रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं 0 से लेकर 14 तक के अंक लिखे हुए हैं। ठीक, तो pH स्केल में 0 से 14 तक के ये जो अंक लिखे हुए हैं ये सारे शुद्ध अंक हैं। और सबसे पहली चीज़ आप और जान लें कि इन अंकों का या pH मान का, इन शुद्ध अंकों का कोई भी मात्रक नहीं होता, क्योंकि ये सारे अंक शुद्ध हैं, इसलिए इनका कोई भी मात्रक नहीं होता है। अब pH स्केल को हम समझते हैं बच्चों। pH स्केल आप देख रहे हैं 0 से 14 तक ये बनी हुई है। इसमें ये जो 7 मिडिल वाला पार्ट है ये हमारा कहलाता है उदासीन। क्या कहलाता है बच्चों? ये हमारा कहलाता है उदासीन बिंदु। मतलब अगर किसी भी विलयन का pH मान 7 होगा तो इट मीन्स कि वो विलयन हमारा उदासीन होगा, ना वो अम्ल होगा ना वो क्षार होगा, बल्कि वो कैसा होगा? उदासीन होगा। जैसे जैसे हम इस 7 से बाईं तरफ, इधर की तरफ हम जाते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है। जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी तो pH मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बिल्कुल उल्टा इधर क्या हो जाएगा? 7 के दाहिनी तरफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन H+ आयनों की सांद्रता क्या होगी? कम होगी। और जब यहाँ पे H+ आयनों की सांद्रता कम होगी तो इट मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हैं pH मान क्या होगा? अधिक होगा। ऊपर आप देख भी रहे हैं दाहिनी तरफ जो pH वैल्यू है वो बढ़ रही है, जैसे 8, 9, 10, 11 इस तरीके से बढ़ रही है।
और 7 के बाईं तरफ pH मान क्या हो रहा है देख रहे हैं आप, घट रहा है, 6, 5, 4, 3 इस तरीके से घट रहा है। दाहिनी तरफ हमने कहा कि H आयनों की सांद्रता, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम होगी, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि OH माइनस आयनों की सांद्रता अधिक होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि pH स्केल में जो 7 वैल्यू होती है वो तो उदासीन हो गई, ठीक। और जैसे ही 7 से हम किधर जाते हैं, बाईं तरफ जाते हैं, तो वैल्यू घटने लगती, मतलब pH मान घटने लगता है। और जैसे ही हम इधर की तरफ आते हैं, दाहिनी तरफ आते हैं 7 से, तो वहाँ पे pH मान बढ़ने लगता है। इधर के जितने भी यौगिक होंगे वो अम्ल होंगे, ठीक। और इधर जितने भी यौगिक होंगे वो सब कैसे कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी भी यौगिक का pH मान हमें पता है तो हम ये बता सकते हैं कि वो यौगिक क्या है, अम्लीय है या फिर क्षारीय है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम pH स्केल के द्वारा हम विलयन की अम्लता या फिर क्षारीयता की जांच कर सकते हैं, बता सकते हैं। आगे एक चीज़ और, इस स्केल में जो हमारा जो विलयन है, उस विलयन का अगर हमें कलर पता चल जाए किसी सूचक के द्वारा, हम उस विलयन के रंग को अगर हम देखें तो उस रंग के द्वारा भी हम ये बता सकते हैं कि उसका pH मान कितना होगा और वो अम्लीय होगा या फिर क्षारीय होगा। तो इसके लिए हमें एक कलर का ध्यान रखना पड़ेगा, कलर के सीक्वेंस को V, I, B, G, Y, O, R, ये कलर का सीक्वेंस आप पढ़ चुके हैं, ये आप जानते हैं। विवग्योर, V फॉर वायलेट, ठीक है, बैगनी, I फॉर इंडिगो, जामुनी जिसको हम लोग कहते हैं, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। तो इस तरीके से ये हमारे रंगों का सीक्वेंस है बच्चों। अब हम क्या करते हैं कि एक सार्वत्रिक सूचक जो होता है, जो कि कई सूचकों का मिश्रण होता है, उसमें हम एक कागज़ की पट्टी को डुबो के एक हम pH वो बना लेते हैं, pH पट्टी बना लेते हैं। और उस pH पट्टी को जब हम किसी अम्ल क्षार के विलयन में डुबोते हैं तो उस pH पट्टी का रंग परिवर्तित हो जाता है। और जैसे ही उस pH पट्टी का रंग परिवर्तित हो जाता है, उस रंग को देखकर भी हम ये बता सकते हैं कि वो जो विलयन है वो कैसा है, उसका pH मान कितना है और वो विलयन कैसा होगा, इसकी जांच कर सकते हैं। तो आइए बच्चों हम देखते हैं कि रंग के आधार पर जो सूचक का जो रंग होगा परिवर्तित हो जाएगा, तो उस रंग के आधार पर हम किस तरीके से pH मान की गणना कर सकते हैं। सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना। आगे बढ़ने से पहले हम अम्ल, क्षार और लवण के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, ताकि जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं उसको और अच्छी तरीके से समझ सकें। तो बच्चों आपने बताया था कि अम्ल, सबसे पहले अम्ल की बात करेंगे। अम्ल वे यौगिक होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, पहली चीज़ आपने बताई। क्षारों के बारे में आपने कहा कि क्षार वे यौगिक होते हैं जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। और तीसरी चीज़ आपने लवण के बारे में आपने सीखा कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। दूसरी चीज़ आपने देखा कि जो अम्ल हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जो क्षार हैं वे लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, और जो लवण थे उन पर लिटमस पेपर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब लिटमस पेपर का रंग अपरिवर्तित रहता है। और अगली चीज़ आपने पढ़ी थी कि अम्लों का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है, क्षार का जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है, और जो लवण होते हैं उनका pH मान 7 या फिर हम कहें कि लवण उदासीन होते हैं। तो बच्चों आज हम इससे आगे के टॉपिक आगे बढ़ते हैं, अम्ल, क्षार और लवण के बाद। और अब हम पढ़ेंगे आप pH स्केल के बारे में। देखिए बच्चों, pH स्केल, अभी हमने आपसे pH वैल्यू के बारे में बात की थी, अब हमें pH स्केल के बारे में पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ हम आपको बताएं कि ये जो pH स्केल है इसकी खोज एक जर्मन वैज्ञानिक सोरेनसन थे। इन्होंने सन 1909 में pH स्केल की खोज की थी, ठीक है। जर्मन वैज्ञानिक सोरेनसन ने सन 1909 में
पीएच स्केल को प्रस्तुत किया। तो पीएच स्केल क्या है बच्चों? जब किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल को विकसित किया गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, पीएच ये जो है, ये में जो पी है वो जर्मन भाषा के शब्द पोटेंज या फिर पुशांस भी इसको कहा जाता है, इससे लिया गया है। और पी का मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या होता है? पावर। पावर का मतलब ताकत, शक्ति, एक तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पीएच में पी का मतलब क्या होता है? पावर होता है। और जो एच होता है, एच का मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयन। तो इट मीन्स अगर हम पीएच को हम डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक बच्चों, तो ये हो गया आपकी पीएच स्केल। ये आपका पीएच स्केल आप नीचे देख रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं 0 से लेकर 14 तक के अंक लिखे हुए हैं। ठीक, तो पीएच स्केल में 0 से 14 तक के ये जो अंक लिखे हुए हैं, ये सारे शुद्ध अंक हैं। और सबसे पहली चीज आप और जान लें कि इन अंकों का या पीएच मान का, इन शुद्ध अंकों का कोई भी मात्रक नहीं होता, क्योंकि ये सारे अंक शुद्ध हैं, इसलिए इनका कोई भी मात्रक नहीं होता है। अब पीएच स्केल को हम समझते हैं बच्चों। पीएच स्केल आप देख रहे हैं 0 से 14 तक ये बनी हुई है। इसमें ये जो 7 मिडिल वाला पार्ट है, ये हमारा कहलाता है उदासीन। क्या कहलाता है बच्चों? ये हमारा कहलाता है उदासीन बिंदु। मतलब अगर किसी भी विलयन का पीएच मान 7 होगा तो इट मीन्स कि वो विलयन हमारा उदासीन होगा, ना वो अम्ल होगा ना वो क्षार होगा, बल्कि वो कैसा होगा? उदासीन होगा। जैसे जैसे हम इस 7 से बाईं तरफ, इधर की तरफ हम जाते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है। जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी तो पीएच मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बिल्कुल उल्टा इधर क्या हो जाएगा? 7 के दाहिनी तरफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन H+ आयनों की सांद्रता क्या होगी? कम होगी। और जब यहाँ पे H+ आयनों की सांद्रता कम होगी तो इट मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हैं पीएच मान क्या होगा? अधिक होगा। ऊपर आप देख भी रहे हैं दाहिनी तरफ जो पीएच वैल्यू है वो बढ़ रही है, जैसे 8, 9, 10, 11 इस तरीके से बढ़ रही है। और 7 के बाईं तरफ पीएच मान क्या हो रहा है? देख रहे हैं आप, घट रहा है। 6, 5, 4, 3 इस तरीके से घट रहा है। दाहिनी तरफ हमने कहा कि H आयनों की सांद्रता, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम होगी। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि OH- आयनों की सांद्रता अधिक होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पीएच स्केल में जो 7 वैल्यू होती है वो तो उदासीन हो गई। ठीक, और जैसे ही 7 से हम किधर जाते हैं? बाईं तरफ जाते हैं, तो वैल्यू घटने लगती, मतलब पीएच मान घटने लगता है। और जैसे ही हम इधर की तरफ आते हैं, दाहिनी तरफ आते हैं 7 से, तो वहाँ पे पीएच मान बढ़ने लगता है। इधर के जितने भी यौगिक होंगे वो अम्ल होंगे। ठीक, और इधर जितने भी यौगिक होंगे वो सब कैसे कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? अगर किसी भी यौगिक का पीएच मान हमें पता है तो हम ये बता सकते हैं कि वो यौगिक क्या है? अम्लीय है या फिर क्षारीय है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम पीएच स्केल के द्वारा हम विलयन की अम्लता या फिर क्षारीयता की जांच कर सकते हैं, बता सकते हैं। आगे एक चीज और, इस स्केल में जो हमारा जो विलयन है, उस विलयन का अगर हमें कलर पता चल जाए किसी सूचक के द्वारा, हम उस विलयन के रंग को अगर हम देखें तो उस रंग के द्वारा भी हम ये बता सकते हैं कि उसका पीएच मान कितना होगा और वो अम्लीय होगा या फिर क्षारीय होगा। तो इसके लिए हमें एक कलर का ध्यान रखना पड़ेगा। कलर के सीक्वेंस को VIBGYOR, ये कलर का सीक्वेंस आप पढ़ चुके हैं, ये आप जानते हैं। विवग्योर, V फॉर वायलेट, ठीक है, बैगनी, I फॉर इंडिगो, जामुनी जिसको हम लोग कहते हैं, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। तो इस तरीके से ये हमारे रंगों का सीक्वेंस है बच्चों। अब हम क्या करते हैं कि एक सार्वत्रिक सूचक जो होता है, जो कि कई सूचकों का मिश्रण होता है,
उसमें हम एक कागज़ की पट्टी को डुबो के एक हम पीएच वो बना लेते हैं, पीएच पट्टी बना लेते हैं। और उस पीएच पट्टी को जब हम किसी अम्ल क्षार के विलयन में डुबोते हैं तो उस पीएच पट्टी का रंग परिवर्तित हो जाता है। और जैसे ही उस पीएच पट्टी का रंग परिवर्तित हो जाता है, उस रंग को देखकर भी हम ये बता सकते हैं कि वो जो विलयन है वो कैसा है, उसका पीएच मान कितना है और वो विलयन कैसा होगा, इसकी जांच कर सकते हैं। तो आइए बच्चों हम देखते हैं कि रंग के आधार पर जो सूचक का जो रंग होगा परिवर्तित हो जाएगा। तो उस रंग के आधार पर हम किस तरीके से पीएच मान की गणना कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वी फॉर वायलेट। वायलेट हुआ, वायलेट मतलब बैगनी। अगर बैगनी गाढ़ा बैगनी होगा मतलब डार्क बैगनी होगा तो उसका पीएच मान 14 होगा, 14। ठीक। अगर हल्का बैगनी होगा तो पीएच मान कितना होगा, 13 होगा। आगे बढ़ते हैं। इंडिगो। इंडिगो का मतलब होता है जामुनी, जिसे हम लोग कहते हैं। अगर जो सूचक का रंग गहरा जामुनी हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका पीएच मान, जो हमारा विलयन है, उस विलयन का पीएच मान कितना होगा, 12 होगा। उसी तरीके से आगे बढ़ें। अगर जामुनी, हल्का जामुनी रंग होगा या सिर्फ जामुनी होगा, गहरा नहीं होगा, तो मतलब उसका पीएच मान कितना होगा, 11 होगा। आगे बढ़ें। बी फॉर ब्लू मतलब नीला। अगर नीला, गहरा नीला होगा तो इसका मतलब उसका पीएच मान कितना होगा, 10 होगा। और वहीं पे अगर हल्का नीला होगा तो उसका पीएच मान कितना होगा, 9 होगा। समझ रहे हैं बच्चों। तो गहरा, हल्का, गहरा, हल्का, गहरा, हल्का, मतलब गहरा वायलेट, हल्का वायलेट, गहरा इंडिगो, हल्का इंडिगो, गहरा नीला और हल्का नीला। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, देखिए पीएच वैल्यू हमने निकाल ली कि उस विलयन की पीएच वैल्यू क्या होगी। आगे बढ़ते हैं। यहां तक हम लोग आ गए। 8, यहां की अगर हम बात करें तो यहां पे आप देख रहे हैं, अगर किसी विलयन का जो रंग है वो कैसा होगा, आपने यहां तक ब्लू था और ब्लू और ग्रीन होगा, मतलब विलयन का जो रंग होगा बीजी, ब्लू भी हो, ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर होगा, तो उसका जो पीएच मान होगा वो लगभग कितना होगा, 8 होगा। और 7 आप जानते हैं कि वो उदासीन होता है, मतलब अगर विलयन का रंग कैसा होगा, ग्रीन होगा, मतलब सूचक का रंग ग्रीन होगा, तो हम कहेंगे कि वो कैसा विलयन है, उदासीन विलयन है। आगे बढ़ते हैं। इधर पीछे की तरफ अगर हम बढ़ें तो ग्रीन तक हो गया। उसके बाद आते हैं यहाँ पे 6 पे, नंबर 6 पे। अगर विलयन में डुबोने पर सूचक का रंग ग्रीन और येलो हो जाता है, जी ग्रीन और वाई फॉर येलो हो जाता है, तो इट मीन्स वहाँ का उस विलयन का पीएच मान 6 होगा। उसी तरीके से और आगे बढ़ते हैं। अगर येलो और ऑरेंज हो जाता है तो उस विलयन का पीएच मान 5 होगा। अगर सिर्फ ऑरेंज हो जाता है तो उस विलयन का जो पीएच मान है वो 4 होगा। ठीक है। और उसके बाद ऑरेंज रेड हो जाता है तो उस विलयन का पीएच मान 3 होगा। ठीक। फिर उसके बाद हल्का रेड हो जाता, मतलब लाइट रेड, हल्का लाल हो जाता है, लाइट रेड, तो उस विलयन का पीएच मान 2 होगा। और लाल हो जाता है तो विलयन का पीएच मान 1 होगा। और डार्क रेड होता है, गहरा लाल होता है, तो उस विलयन का पीएच मान 0 होगा। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हम विलयन के पीएच मान की गणना भी कर सकते हैं सूचक के रंग को देखकर। जो सूचक के रंग में परिवर्तन हुआ है, उस रंग में हुए परिवर्तन को देखकर हम विलयन का पीएच मान निकाल सकते हैं। और पीएच मान अगर हमें पता चल गया तो हमें क्या पता चल जाएगा, वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल सकती हैं। तो ये हो गया हमारा पीएच स्केल। अब हम आगे की स्लाइड में चलते हैं बच्चों। पीएच मान, अभी आपने देखा कि पीएच मान किस तरीके से निकालते हैं, सूचक के द्वारा भी हम पीएच मान को जो है प्राप्त कर सकते हैं। पीएच मान अलग अलग चीज़ों के, अलग अलग यौगिकों के पीएच मान, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है।
जल का पीएच मान 7 होने का मतलब ये हुआ कि जल कैसा है, उदासीन है, न्यूट्रल है। ठीक है। दूसरी चीज, दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.4 होता है। अगर हम इस स्केल में देखें तो ये न्यूट्रल है, 6.4 जैसे ही जाएगा तो 6.4 का मतलब लगभग यहाँ पे कहीं पे आएगा। इसका मतलब जो दूध है वो क्या है, हल्का सा अम्लीय है, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि ये दुर्बल अम्ल भी है। ठीक है। आगे हम बढ़ें, सिरके की बात करें तो सिरके का पीएच मान 3 होता है। तो 3 कहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो इसका मतलब चूंकि 7 से बाईं तरफ जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब अम्लीय होंगी, और 7 से दाहिनी तरफ जो भी पीएच मान होगा आएगा तो वो सारी चीज़ें क्षारीय होंगी। तो यहाँ पे आ गया है सिरके का पीएच मान 3, आप देख रहे हैं। तो 3 यहाँ पे आएगा, इसका मतलब ये क्या होगा, सिरका अम्लीय होगा, काफ़ी अम्लीय होगा। उसके बाद आगे मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मानव 7.4 का मतलब क्या हुआ कि ये 7 यहाँ पे न्यूट्रल था, उससे थोड़ा सा आगे आएगा यहाँ पे कहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मानव का जो रक्त है वो एक तरीके से दुर्बल क्षारीय है ना, हल्का सा क्षारीय है। शराब का पीएच मान आता है 2.8। 2.8 कहाँ पे आएगा, 2.8 लगभग आपका आएगा यहाँ कहीं पे, क्योंकि ये 0 से शुरू है, 0 1 2 इस तरीके से शुरू है स्केल। तो 2.8 आपका आएगा यहाँ पे। यहाँ पे आने का मतलब ये हुआ कि शराब जो है वो क्या होती है, काफ़ी अम्लीय होती है, और इसीलिए कहा जाता है कि जो शराब का सेवन है वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। आगे बात करें आंसू। आंसू का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, मतलब कि उदासीन से थोड़ा सा इधर क्षारीय की तरफ होता है। और समुद्री जल का जो पीएच मान होता है वो 8.5। 8.5 किधर आएगा, इधर क्षारीय की तरफ, 8.5 लगभग यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से हम पीएच मान को देखकर हम ये बता सकते हैं कि वो यौगिक क्या है, अम्ल है या फिर क्षार है। तो आगे चलते हैं बच्चों। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में क्या पीएच का महत्व है, क्या पीएच का हमारे दैनिक जीवन में कोई प्रभाव पड़ता है? इस चीज़ को जानने के लिए कुछ पॉइंट यहाँ दिए गए हैं, उसको हम देखते हैं। देखिए, पहला पॉइंट आपसे कह रहा है कि क्या पौधे और पशु पीएच मान के प्रति संवेदनशील हैं। मतलब पौधे और जो पशु हैं वो सब पीएच मान के प्रति संवेदनशील होते हैं या नहीं होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहली चीज़ हम बात करें अपने मानव शरीर की, तो जो मानव शरीर है वो 7.0 से 7.8 तक के परास में अच्छी तरीके से कार्य कर सकता है, या हम ये कहें कि मानव जीवन 7.0 से 7.8 तक जीवित रह सकता है, मानव जीवित रह सकता है। ठीक है। तो मानव का जो परास हो गया वो कितना हो गया, 7.0 से 7.8 तक हो गया। हम बात करें अगर वर्षा की, जो वर्षा होती है, तो वर्षा जल का पीएच मान हम जानते हैं कि अगर 5.6 से कम हो जाता है तो हम उस वर्षा को क्या कहते हैं बच्चों, उस वर्षा को हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। मतलब वर्षा का जल का पीएच मान अगर 5.6 से कम हो जाता है तो उसको कहा जाता है कि वो अम्लीय वर्षा है। ठीक है। ये जो अम्लीय वर्षा जब होगी तो हमारे घरों के द्वारा, पाइप के द्वारा, अन्य जो साधन है उनके द्वारा ये वर्षा का जल कहाँ जाएगा, नदियों में जाएगा। और नदियों में जाने के बाद जो नदी के जल का जो पीएच मान होगा वो इसके मिलने से वो और कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे नदी में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे छोटे छोटे होते हैं। तो पीएच मान कम होने से कहीं ना कहीं उन पर भी संकट आ जाएगा। ठीक है ना। तो इट मीन्स क्या हुआ कि नदी के जल पर भी पीएच का मान का प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ नदी के जल को क्या पशु पंछी ये सब लोग भी ग्रहण करते हैं, तो वहाँ पे भी सारे की सारे पशु पंछियों पर, पौधों पर, सभी के सभी पर पीएच मान का प्रभाव पड़ता है। उससे क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं हमें परेशानी होती है। तो इसका मतलब कि पौधे और पशु पीएच मान के प्रति संवेदनशील होते हैं। दूसरी चीज, आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच मान कितना है। हम अपने बगीचे में बहुत सारे फूल पौधे, पेड़ पौधे छोटे छोटे वो सब लगाते हैं।
अगर मिट्टी अच्छी नहीं होगी, मतलब मिट्टी का पीएच मान सही नहीं होगा, तो वहाँ पे हमारे जो पौधे हैं छोटे छोटे या जो भी हैं, उनका विकास अच्छी तरीके से नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करना होता है बच्चों कि उस मिट्टी का पीएच मान निकाल लिया जाता है, या उसको जो है निकाल लेना होता है, जिससे कि हम ये पता कर सकें कि उस मिट्टी में कौन सी चीज़ अच्छी उग सकती है, और अगर हमें कोई स्पेशल चीज़ उगानी है तो उसके लिए किस प्रकार के रसायन का प्रयोग किया जा सकता है, किस प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग किया जा सकता है, ये हमें मिट्टी के पीएच मान से पता चल जाता है। वैसे हमारी बगीचे की मिट्टी का जो पीएच मान है लगभग 6.5 या हम ये कह सकते हैं कि 7 के आसपास ही रहना चाहिए, तभी हमारे जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं वो अच्छी तरीके से विकास कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान कितना है? पाचन तंत्र जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो हमारे पेट में जाकर आमाशय के द्वारा उसको पचा लिया जाता है। आमाशय क्या करता है? आमाशय एक विशेष प्रकार का अम्ल HCl स्रावित करता है, जो कि हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। आप सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को। तो जब कभी कोई मसालेदार या फिर हैवी भोजन कर लिया जाता है तो अधिक एसिड के स्रावण से क्या होता है कि पेट में, उदर में दर्द होने लगता है, जलन होने लगती है। तो इस प्रकार से उस दर्द को, उस जलन को मिटाने के लिए हमें क्या किया जाता है? एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने पहले भी आपको बता चुके हैं कि अगर आपके पेट में एसिडिटी बनी है तो उसको समाप्त करने के लिए, उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना होगा? एक ऐसे क्षारक का प्रयोग करना होगा जो कि उसकी पेट की अम्लीयता को खत्म कर दे। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या करना होगा? हमें एक क्षारक, कोई ऐसी चीज़ लेनी होगी जिससे कि पेट की अम्लीयता समाप्त हो। जैसे हम लोग नॉर्मली घर में क्या ले लेते हैं? इनो भी ले लेते हैं। ठीक, उसी तरीके से हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि बेकिंग सोडा जो होता है उसको भी लिया जा सकता है। ठीक है ना। अच्छा, हमारे पाचन तंत्र का जो पीएच मान होता है वो लगभग 6.8 होता है। ठीक है बच्चों। और अगला चीज, पीएच मान परिवर्तन के कारण दंत क्षय। दंत क्षय का मतलब दांतों का टूट के धीरे धीरे गिर जाना, है ना, धीरे धीरे दांतों का टूटना दंत क्षय कहलाता है। देखिए, हम लोग जो भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद हम अगर ब्रश न करें तो क्या हो जाता है कि भोजन के छोटे छोटे जो कण हैं वो हमारे दांतों में ही बैठे रहते हैं, वहीं पे चिपक जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो बैक्टीरिया हैं वो उनका निम्नीकरण करते हैं और HCl अम्ल जो है वहाँ पे पैदा हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो HCl अम्ल के कारण जो हमारे दांत हैं उनका क्या होने लगता है? क्षय होने लगता है। अगर हमारे दांत का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो वहाँ पे दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि एक अच्छे क्षारकीय टूथपेस्ट का प्रयोग करना होता है, जो इसमें अम्ल बन रहा है उसको समाप्त कर दे या उदासीन हो जाए, उदासीन कर दे, है ना। आगे बच्चों, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो जब बुझे हुए चूने पर, बुझे हुए चूने का फार्मूला आप लोग जानते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है, देखिए जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? विरंजक चूर्ण बनता है। विरंजक चूर्ण CaOCl2, इसको हम लोग क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण कहते हैं, या फिर जिसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण का क्या क्या उपयोग है? देखिए, विरंजक चूर्ण का सबसे पहला जो उपयोग है वो वस्त्र उद्योग में, कागज की फैक्ट्रियों में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, और पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने में भी विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। मतलब पीने वाला पानी, उसमें जीवाणु हैं तो विरंजक चूर्ण डाल के उसको शुद्ध किया जाता है। ठीक है। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के बारे में आप जानते हैं, पीछे आप पढ़ चुके हैं थोड़ा सा। बेकिंग सोडा
कैसे प्राप्त होता है, इसके लिए सबसे पहले हम बेकिंग सोडा का नाम जान लें। रासायनिक नाम क्या होता है? इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, जो कि हमारी रसोइयों में प्रयोग होता है। ठीक है ना बच्चों, आप जानते हैं इसको। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे मिलेगा? आप देख रहे हैं कि ये जो है NaCl, NaCl क्या होता है? हमारा साधारण नमक ही है। जब NaCl की जल के साथ क्रिया कराई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस की उपस्थिति में, तो अमोनियम क्लोराइड, ये आप देख रहे हैं NH4Cl, और NaHCO3, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। बेकिंग सोडा पूरी की पूरी बेकिंग इंडस्ट्री में, केक को फुलाने में, उसको स्पंजी बनाने में, कभी कभी खाने को जल्दी से पकाने में, इन सब चीज़ों में बेकिंग सोडे का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए बेकिंग सोडा के उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने में, अगर हमारे पेट में एसिडिटी बन रही हो तो बेकिंग सोडा का प्रयोग वहाँ पे किया जा सकता है। और तीसरी चीज़, सोडा अम्ल अग्निशमक के रूप में भी, जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें भी बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है धावन सोडा या धोने का सोडा। सबसे पहले इसका रासायनिक नाम देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट आप पीछे देख चुके हैं, और डेकाहाइड्रेट। बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करते हैं, बेकिंग सोडा क्या था अभी आपने पीछे पढ़ा बेकिंग सोडा के बारे में। जब बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो बनता है पहले तो सोडियम कार्बोनेट, और जब सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण किया जाता है तो उससे हमें धावन सोडा प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए ये है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये हमारा कहलाता है सोडियम कार्बोनेट। जब सोडियम कार्बोनेट की जल के साथ क्रिया कराई जाती है तो आप ये देख रहे हैं Na2CO3.10H2O, मतलब धावन सोडा प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि Na2CO3.10H2O, इसका मतलब एक चीज़ और समझिए कि ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसका एक अणु है, एक मॉलिक्यूल है, और उसके साथ हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं? 10 मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं। मतलब एक सोडियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन के 10 मॉलिक्यूल वहाँ पे अटैच होंगे, और हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? वहाँ पे धावन सोडा प्राप्त हो जाएगा। अब धावन सोडा के उपयोग देखिए। धावन सोडा का जो उपयोग है, साबुन, कांच और कागज उद्योग में, साबुन बनाने में धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। कांच और कागज उद्योग में भी उसका उपयोग किया जाता है। बोरेक्स के उत्पादन में वॉशिंग जो सोडा है, धावन सोडा, उसका प्रयोग किया जाता है। घरों में साफ सफाई के लिए भी वॉशिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। और सबसे मेन चीज़, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी वॉशिंग सोडे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जल में बहुत सारी कठोरताएं होती हैं, उस कठोरता को दूर करने के लिए वॉशिंग सोडे का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा बच्चों आज कि पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल में हम किसी भी विलेन की अम्लता और क्षारीयता के बारे में हम कैसे उससे सूचना प्राप्त कर सकते हैं। पीएच ज्ञात करके वो विलेन अम्ल है या क्षार है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा कि विभिन्न जो यौगिक हैं उनके पीएच मान क्या होते हैं, और उसके बाद आपने बेकिंग सोडा, धावन सोडा के बारे में पढ़ा और उसके उपयोगों को देखा कि उनके कौन कौन से उपयोग हैं। अब आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं। पहला जो है क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। ध्यान दीजिए, लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान कितना होगा, लगभग कितना होगा, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा या 10 होगा। तो लाल लिटमस को नीला कर देता है तो सबसे पहले आपको बिल्कुल सोच लेना है कि लाल लिटमस को नीला कौन करता है, वो अम्ल होगा कि क्षार होगा, ये सोचिए। और उसके बाद उसका पीएच मान इनमें से कौन सा हो सकता है उसको आपको बताना है। दूसरी चीज़, धोने का सोडा ये और बेकिंग सोडा के दो उपयोग बताइए। हमने आपको उपयोग बताए हैं कि धोने के सोडे और बेकिंग सोडे के क्या क्या उपयोग हैं, दो आपको उपयोग लिखने हैं। और तीसरा, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इस तरीके से आप इस होमवर्क को पूरा कीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक, थैंक यू।